आप सभी का दीक्षांत कोचिंग क्लासेस गुलाबरा में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लेकर आए हैं अर्थशास्त्र की रिवीजन क्लासेस जो 2023 में बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं 1 अप्रैल को। उसके लिए महत्वपूर्ण क्लासेस साबित होगी। हम आपके लिए अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसके ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं व्यष्टि और समष्टि से। देखिए व्यष्टि का अर्थ क्या होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक उपभोक्ता, एक परिवार, एक फर्म और एक उत्पादक का अध्ययन किया जाता है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम एक उपभोक्ता, एक परिवार, एक फर्म और एक उत्पादक का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि जो अर्थशास्त्र है वो एक बड़ा लेवल है। समष्टि अर्थशास्त्र में हम राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय रोजगार, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग और आर्थिक कल्याण का अध्ययन करते हैं। यानी जब हम राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय रोजगार, राष्ट्रीय विनियोग और आर्थिक कल्याण के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो आप समझिए कि ये समष्टि अर्थशास्त्र है। और जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो एक उपभोक्ता, एक परिवार, एक फर्म और एक उत्पादक का हम अध्ययन करते हैं। और आगे प्रश्न पूछा जाता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र कौन से सिद्धांत है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण नोट है ये। व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत सिद्धांत कहलाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पूछ ले कि समष्टि अर्थशास्त्र कौन सा सिद्धांत कहलाता है, तो जो इसका अर्थ होगा वो है आय और रोजगार का सिद्धांत। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है और इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। देखिए कि आपसे पूछा जा सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किस किस का अध्ययन किया जाता है, तो ये आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। इसमें से कोई आपको 3 मिल जाएंगे या फिर आपको 1 मिल जाएगा, 3 इसके मिल जाएंगे। तो ऐसे करके वो आगे या पीछे आपसे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर पूछ सकता है, या व्यष्टि और समष्टि शास्त्र में किस किस का अध्ययन किया जाता है उसके बारे में पूछ सकता है। या आपसे पूछ सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कौन सा सिद्धांत कहते हैं या समष्टि अर्थशास्त्र को कौन सा सिद्धांत कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम शुरुआत करते हैं कि अर्थशास्त्र की प्रमुख केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं। अर्थशास्त्र की प्रमुख केंद्रीय समस्याओं में नंबर 1 है क्या उत्पादन किया जाए।
काफी मैं शॉर्ट में इसको समझाऊंगा। नंबर 2 है कैसे उत्पादन किया जाए। नंबर 3 है किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये 3 अर्थशास्त्र की प्रमुख केंद्रीय समस्याएं हैं। ये एक देश ही नहीं, संपूर्ण देश या जितने भी संसार में देश हैं, सबकी समस्याएं हैं कि हम क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। तो ये सरकार को सोचना होता है कि देश में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो जो पहली समस्या है उसका सिंपल सा उत्तर है क्या उत्पादन किया जाए। उसके लिए नंबर 1 हो सकता है कि क्या हम पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करें। और नंबर 2 है कि उपभोक्ता वस्तु। पूंजीगत वस्तुएं ऐसी वस्तु होती है जो फ्यूचर में काम आती है, जो लॉन्ग टाइम के लिए होती है, लंबे समय तक होती है, जो जिनसे हम अर्निंग कर सकते हैं, जिनसे हम उन्हें पैसा कमा सकते हैं। और उपभोक्ता वस्तुएं वह वस्तु होती है जिन्हें हम अंतिम वस्तु भी कहते हैं, जो हमारे एक बार काम आने के बाद दोबारा काम नहीं आती है, जिनको हम अपने उपभोग में काम में ले सकते हैं। तो पूंजीगत वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जैसे कि आपका पुल है, बांध है, सड़क है, ऐसे मशीनें हैं, बड़ी बड़ी मशीनें, कुछ भी हो सकता है। और भोक्ता वस्तु में अपन जैसे खाद्य वस्तु लेते हैं, कपड़ा है, अनाज है, ऐसे दवाइयां हैं। तो ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हो सकती। तो पहला जो प्रश्न है या पहला जो प्रश्न है उसका जो उत्तर ये है कि हम क्या उत्पादन करें। तो आप पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन भी कर सकते हैं, उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि देश में पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन अधिक होना चाहिए तो हम पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। अगर आपको लगता है कि देश में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन अधिक होना चाहिए तो उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। और अगर दोनों का उत्पादन किया करना हो तो फिर दोनों का उत्पादन कर सकते हैं। फिर दूसरा जो प्रश्न है कि किसके कैसे उत्पादन किया जाए। तो कैसे उत्पादन किया जाए हमारे देश में या कहीं और भी उत्पादन दो प्रकार से किया जा सकता है। एक होता है जिसमें मानव के द्वारा यानी कि श्रम के द्वारा, और दूसरा है मशीनों के द्वारा। तो आप दोनों में से किसी के भी द्वारा उत्पादन कर सकते हैं, मानव के द्वारा भी कर सकते हैं और मशीनों के द्वारा भी कर सकते हैं। जो तीसरा प्रश्न है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए, जो वस्तुएं बनाई जाएगी पूंजीगत या उपभोक्ता वस्तुएं, तो वह वस्तुएं या तो मध्यम वर्ग के लिए बनाई जाएगी या आपके लिए अमीर वर्ग के लिए बनाई जाएगी यानी उच्च वर्ग के लिए, या फिर आपके गरीब वर्ग के लिए बनाई जाएगी। देश में जिस वर्ग के लिए जिस वस्तु की जरूरत है वही वस्तुएं बनाई जाएगी। जो अमीर वर्ग हैं वो बड़ी बड़ी कार खरीदते हैं तो ये कार गरीब वर्ग नहीं खरीद सकता है। ऐसे ही हम यहाँ पर मध्यम वर्ग ऐसी खरीद सकता है, ठीक है। और गरीब वर्ग के लिए जो भी उनके लिए लगता है कि इसमें खाद्य सामान जो हो सकते हैं कि बिस्किट वगैरह हो सकते हैं और भी दवाइयाँ वगैरह हो सकती है। तो गरीब वर्ग के लिए जो भी यूजफुल है वो चीजें यहाँ पर हम बनाएंगे। तो किसके लिए उत्पादन किया जाए तो हम मध्यम वर्ग के लिए भी कर सकते हैं, अमीर वर्ग के लिए भी कर सकते हैं और गरीब वर्ग के लिए भी हम ऐसा उत्पादन कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक ये है अर्थव्यवस्थाएं। सभी जानते हैं अर्थव्यवस्थाएं तीन प्रकार की होती है। एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और एक होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें संपूर्ण उत्पादन निजी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है और जहां पर सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल कम होता है, संपूर्ण जोखिम निजी व्यक्तियों की होती है और ये हमेशा लाभ कमाने के उद्देश्य से ही काम करते हैं। तो ऐसी जो अर्थव्यवस्था होती है उसे हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो देखिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है, की पॉइंट्स। नंबर एक, ये निजी व्यक्तियों के द्वारा संचालित है। नंबर दो, अधिक जोखिम होती है इसमें। नंबर तीन, संपूर्ण पूंजी निजी व्यक्तियों की होती है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होता है या कम होता है। कम। समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है वो सरकार के द्वारा चलाई जाती है, तो इसमें जो मुख्य भूमिका होती है वो सरकार की होती है, सरकारी नियंत्रण होता है और सामाजिक कल्याण के लिए इनकी योजनाएं चलती है। तो जो संपूर्ण धन है वो सरकारी धन होता है इसमें, यानी सरकार ही इसके सारे कार्य करती है और जो उपक्रम होते हैं वो भी सरकारी धन और सरकारी उपक्रम होते हैं। ये महत्वपूर्ण विशेषता है। तीसरी जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्लस समाजवादी अर्थव्यवस्था, दोनों का ही रूप है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यूएसए में है और समाजवादी अर्थव्यवस्था चीन, यहाँ पर लगभग लगभग अब समाप्त हो रही है, और ये है आपकी भारत। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है उत्पादन संभावना। सेट। इसके जो की पॉइंट है वो लिखें। नंबर एक, उपलब्ध संसाधनों नंबर दो,
उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान उपलब्ध संसाधनों और उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जाने वाली सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के संभावित संयोग को उत्पादन संभावना सेट के, यानी आपके पास जो भी संसाधन उपलब्ध है, जो भी प्रौद्योगिकी ज्ञान उपलब्ध है, और उनके द्वारा हम जितनी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन कर सकते हैं, उन सभी वस्तुओं के संभावित संयोगों का समूह जो होता है वो उत्पादन संभावना सेट होता है। संभावित संयोगों का समूह भी कह सकते हैं अपन। तो ये आपका है उत्पादन संभावना सेट। आइए हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मान लीजिए आपके पास दो वस्तु हैं, वस्तु ए वस्तु बी, और चार, ये आपके पास है सेट। सपोज दैट इस सेट हो गया आपके पास, इनको चेंज कर लेते हैं। ये आपका चावल है, ये आपका गेहूं है, और सेट आपके हैं ए बी सी और डी। और यहाँ पर मान लीजिए 1 है 10। पहले आप जब आपके पास संसाधन सीमित है तो आप गेहूं का उत्पादन जो कर रहे हैं वो 10 है, और चावल का जो उत्पादन है वो 1, यानी कि आपके क्वांटिटी में है। ये भी आपकी क्वांटिटी में मात्रा में है, यानी कि 10 की मात्रा में गेहूं हो रहा है और 1 की मात्रा में चावल हो रहा है। और ये आपकी संभावना सेट है, और आपके पास जो संसाधन है और उन संसाधनों का आप यूज करते हुए आप इनका उत्पादन कर रहे हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि मुझे चावल का प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, तो आप चावल का जब एक प्रोडक्शन यानी कि एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो इधर से आपको कुछ यूनिट को छोड़ना पड़ता है। फिर आप इसका प्रोडक्शन और बढ़ाते हैं तो मान लीजिए इसको फिर छोड़ना पड़ेगा, फिर आप इसका और बढ़ा देते हैं तो इसके उत्पादन को आपने और छोड़ दिया। यानी कि हम एक वस्तु का अगर हम उत्पादन बढ़ाना चाह रहे हैं तो दूसरी वस्तु के उत्पादन को हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है वो संसाधन कैसे हैं, सीमित संसाधन है। इसलिए हमें एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन को कम करना पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्पादन संभावना सेट है। तो यहाँ पर एक के लिए प्रोडक्शन हम 1 का 2 किया, तो इधर से हमने इसका 1 यूनिट त्याग दिया, फिर यहाँ से फिर 1 और बढ़ाया तो इसके 2 यूनिट त्याग दिए, फिर और बढ़ाया तो फिर इसके 2 यूनिट और त्याग दिए। अब इसका अपन डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए x o y, यहाँ पर चावल मान लीजिए इधर आपको चावल दे रखे हैं 1 2 3 और 4, और गेहूं का जो प्रोडक्शन देता है आपको 7 तक है, तो आपसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं 1 पर 10 है, ये 1 पर 10 हो गया। फिर 2 पर 9 है तो 2 पर 9 हो गया। फिर 3 पर 7 है तो 3 पर 7 हो गया। और 4 पर आपके पास 5 है तो 4 पर कितना हो गया, 5 हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि इसको ऐसे बढ़ा दें तो डायग्राम ऐसे बनेगा। तो इसको अपन सीधा भी कह सकते हैं, ये आपका उत्पादन संभावना सेट है। तो आप से भी नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
जो लास्ट टॉपिक वो ये है सकारात्मक व आदर्शक अर्थशास्त्र। सिर्फ इन दोनों में आपको अंतर देखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि सकारात्मक अर्थशास्त्र में क्या किया जाता है और आदर्शक अर्थशास्त्र में क्या किया जाता है। तो इसमें मुख्य पॉइंट ये है मुख्य कार्यविधि या कार्यविधि के कार्यों का अध्ययन किया जाता है और इसमें क्या यह कार्यविधि अनुकूल है या प्रतिकूल। यानी कि जो कार्यविधि आपने अपनाई है उसके कार्यों का जब हम अध्ययन करते हैं तो सकारात्मक अर्थशास्त्र में करते हैं, और जो कार्यविधि हमने अपनाई है क्या ये कार्यविधि हमारे लिए अच्छी है या बुरी है। सपोज दैट हम बात कर लेते हैं कि हम किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं और उसमें हमने मशीनों का यूज किया है, तो मशीन हमारी कार्यविधि है, लेकिन क्या ये मशीन हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है। क्या मशीनों का अधिक उपयोग करने से जो मानव है वो बेरोजगार हो जाएगा या नहीं होगा। तो ये अनुकूल है प्रतिकूल है, ऐसा हम आदर्शक अर्थशास्त्र में करते हैं। और सकारात्मक अर्थशास्त्र में ये देखते हैं कि हम कौन सी विधि यूज कर रहे हैं और इसकी कौन कौन सी कार्य विधियां हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और निश्चित रूप से आपके आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल होगी और इससे बहुत सारे प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए आने वाले कुछ दिनों में और अतिरिक्त कक्षाएं बनाकर आपके एग्जाम को अच्छा बना दूं। थैंक यू वेरी मच।